नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सूखता भूजल, मानवता विकल। जल के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि खगोलविद पृथ्वी इतर किसी अन्य ग्रह पर जीवन की तलाश करते समय सबसे पहले इस बात की पड़ताल करते हैं कि उस ग्रह पर जल मौजूद है या नहीं, यानी पानी है या नहीं। जल है तो कल है, और जल जो ना हो तो जग खत्म हो जाता है, जैसी उक्तियों के माध्यम से हम जल की महत्ता को ही स्वीकारते हैं। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा यानी 75% 75% जल से आच्छादित है, लेकिन इसमें से पीने योग्य स्वच्छ जल की मात्रा बेहद कम है। ताजे स्वच्छ जल की मात्रा केवल 35.03/106 घन किलोमीटर है। इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ये पृथ्वी पर मौजूद कुल जल भंडार का मात्र 0.01% है। आप सोचिए, कहा 75% और कहा ये 0.01%। जहां आज भी 80% लोगों को नल का पानी उपलब्ध नहीं है। पेयजल के लिए भूमिगत जल पर ही निर्भर लोगों को रहना पड़ता है। इन्हें कुओं, हैंडपंप, ट्यूबवेल द्वारा प्राप्त किया जाता है, लेकिन पानी का ये भंडार भी अब खत्म होने लगा है। भूजल के अति दोहन ने अनेक समस्याओं को जन्म दे दिया है। भूजल का उपयोग बैंक में जमा पूंजी की तरह किया जाना चाहिए। बैंक में जमा धन से अधिक धनराशि निकालेंगे तो क्या होगा? जो होगा वो दिख रहा है। अब इस समस्या का क्या समाधान है, आज इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के कई शहरों में भूजल का स्तर क्रिटिकल स्थिति में पहुंच गया है। इसी तरह लगातार भूजल दोहन के कारण भविष्य में सूखे का खतरा बढ़ सकता है। दो प्रमुख जिलों भोपाल और उज्जैन में अब एक भी ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में नहीं है। राजधानी भोपाल में ग्राउंड वाटर का दोहन 80% के पार निकल गया है। वहीं उज्जैन की स्थिति और भी भयावह है। यहाँ के 3 ब्लॉकों में रिचार्ज से कहीं ज्यादा 144% तक धरती से पानी निकाला जा रहा है। सभी 6 ब्लॉक में रेड अलर्ट है। यही हाल बुंदेलखंड का है, जहां टीकमगढ़ के सभी ब्लॉक रेड जोन की ओर बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि अगर पानी खींचने की यही रफ्तार रही तो आने वाले सालों में इन इलाकों में बोरवेल सिर्फ धूल उगलेंगे। वहीं टीकमगढ़ और छतरपुर के आधे हिस्से में पानी का अंधाधुंध दोहन भविष्य के लिए बड़ा संकट खड़ा कर रहा है। भूजल के अधिकारियों का कहना है कि 70% से अधिक भूजल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इससे कम उपयोग में ब्लॉक सुरक्षित कैटेगरी में रहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भूजल दोहन इसी गति से जारी रहा तो 2030 तक भूजल स्तर 200 मीटर से अधिक गहरा हो सकता है। भूजल स्तर में गिरावट के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बढ़ती आबादी और अनियंत्रित भूजल दोहन के कारण इंदौर और आसपास के क्षेत्र में जितना पानी का दोहन किया जा रहा है, उससे कम जल संचय और पुनर्भरण किया जा रहा है, जो घातक है। इंदौर में महू सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में है। देपालपुर, इंदौर और सांवेर ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में है। यहाँ क्षमता से अधिक पानी का दोहन किया जा रहा है। शहर में कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ जलस्तर बढ़ा है, लेकिन पानी दोहन अधिक किया गया, जबकि संचय कम हुआ है। एमपी में भूमिगत जल स्रोत संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण वाटर लेवल लगातार गिरता जा रहा है। पिछले 1 साल में जिले का वाटर लेवल 10.50 मीटर कम हुआ है। मानकों के अनुसार 70% से कम भूमि जल का दोहन सुरक्षित माना जाता है। 70 से 90% के बीच भूजल का दोहन सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में आता है। 90% से अधिक और 100% से कम भूमि जल का दोहन क्रिटिकल की श्रेणी में आता है। 100% से अधिक भूमि जल का दोहन अति दोहित कहलाता है। हाल ही में नीति आयोग ने अनुमान लगाया है कि अगले 1 दशक में देश भर के करीब 30 शहरों में जल संकट उत्पन्न हो सकता है। एमपी के चंदेरी, राजपुर, बैतूल, मुल्ताई, बैरसिया, भोपाल, फंदा, बुरहानपुर, छतरपुर, बिजावर, नौगांव, पांडुरना, खातेगांव और ग्वालियर सेमी क्रिटिकल स्थिति में है। नलखेड़ा, पानसेमल, सोनकच्छ, देवास, नालछा, धार, बदनावर, देपालपुर, सांवेर क्रिटिकल श्रेणी में है। छिंदवाड़ा, तिरला, इंदौर अति दोहित श्रेणी में है। इन शहरों में जल संचय पर काम करना होगा और धड़ल्ले से हो रही बोरिंग पर रोक लगाना होगी, नहीं तो जल संकट के हालात बन सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो देखिए, राजधानी भोपाल 80% के पार पहुंच चुका है भूजल राजधानी का। उज्जैन चले जाइए तो यहाँ रिचार्ज की तुलना में 144% पानी निकाला जा रहा है। सभी 6 ब्लॉक यहाँ के रेड अलर्ट पर हैं। इंदौर, महू सेमी क्रिटिकल है, जबकि देपालपुर, सांवेर ओवर एक्सप्लॉइटेड यानी अति दोहित कैटेगरी में आ चुके हैं। ये बड़े बड़े शहरों की मैं बात कर रही हूँ, और बाकी जगहों पे तो आपको पता है पानी पहुंच ही नहीं रहा। हैंडपंप, ट्यूबवेल में पानी नहीं आता है, लोगों को किलोमीटर किलोमीटर चलकर पानी लेकर आना पड़ता है। महिलाएं अपने सर पर भारी भारी बर्तन ढोकर लेकर आ रही होती हैं। ये स्थिति है, और यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं आने वाले भविष्य की, क्योंकि इसी तरह भूजल का दोहन होता रहा तो आने वाले समय में जमीन में पानी नहीं बचेगा, आपकी फसलें, आपको अनाज नहीं मिलेगा, भूखे रह जाएंगे आप, और पानी नहीं हुआ तो जीवन तो खत्म है। इसी चिंता पर आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, आइए आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ अजय दुबे जी पर्यावरणविद हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर। अशोक मेहता जी पर्यावरणविद हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। इंदौर से योगेश हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनकी तरफ भी रुख करूंगी। लेकिन रिपोर्ट आपने सुनी है सर, अशोक सर, और सारी स्थिति स्पष्ट है कि कितनी चिंताजनक और दयनीय स्थिति है। और इसी तरह से बोरवेल, ट्यूबवेल से पानी निकालते रहे और हमने पानी को सहेजने का कोई प्रयास नहीं किया, तो आने वाले भविष्य में पृथ्वी पर जीवन शायद नहीं होगा, क्योंकि पानी तो बहुत है, पीने का पानी नहीं है। अरुल जी, बात ये है कि अपन ये पानी की कमी का जो बोल रहे हैं, ये हमारी खुद की मेहरबानी से है। मैं आपको दुबई का उदाहरण दूं, अपने से बहुत कम रेनफॉल है वहां, लेकिन उनका वाटर मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि बाथरूम में भी पानी ड्रिंकिंग वाटर वापरते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले आपके जो भी डिपार्टमेंट वाले, उन्होंने ये समझना चाहिए कि जैसे इंदौर का आपने उदाहरण लिया है, इंदौर तो वेटलैंड सिटी कैटेगरी में है। भारत में 2 ही शहर है, उदयपुर और इंदौर। अब इंदौर का कितना कैचमेंट एरिया है, कितना आपने मास्टर प्लान में उसको बढ़ाया है, क्या पॉपुलेशन है, कितना इंडस्ट्री में लग रहा है, कितना आपका कृषि में लग रहा है पानी, ये आंकड़े, ये स्टेटिस्टिक्स पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आपके पास इतना पानी आ रहा है और कितना खप रहा है, ये आपको जानकारी है, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए, रिचार्जिंग के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं, उस पर ध्यान नहीं है। और जो नगर निगम कॉलोनियों में रिचार्जिंग का कर रहे हैं, वो वेस्टेज ऑफ मनी है। वो सब अपने अपने सुविधा अनुसार किसी को ठेका दे दिया, जहां कोई रिचार्जिंग की संभावना है वहां पैसा लगा दिया। प्रॉपर तरीके से वाटर मैनेजमेंट पूरा गलत है, डिस्टर्ब है, और उसी का ये नतीजा है। भगवान की तरफ से अपने को पानी पूरा आता है, लेकिन अपन उसका स्टोर नहीं कर रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपको याद दिलाऊं, मैं स्टेट के जमाने में हर गांव में 2-2 वो तालाब होते थे, छोटे छोटे तालाब, एक गाय भैंस वगैरह जानवर के लिए, एक इंसान के लिए, वो कपड़े धोना, नहाना करना। अभी आपने मास्टर प्लान बना दिया, इंदौर के करीब 150-200 आपके तालाब डिसअपियर हो गए, खत्म हो गए। आपका स्टोरेज कहाँ से होगा, और आपने स्टोरेज बनाया कहाँ? तो ये जो गड़बड़ी और परेशानी हो रही है। अच्छा, 10 साल पहले का आंकड़ा बता रहे हो कि भाई पानी का ये था, 10 साल में पॉपुलेशन कितनी हुई, डिमांड कितनी हुई, उस 10 साल में आपने कितना रिचार्जिंग करा, वो तो आप आंकड़े पे जा ही नहीं रहे हो। सिर्फ बातें करते हैं डिपार्टमेंट की पानी की ये तकलीफ। अच्छा, ट्यूबवेल के लिए मेरा बड़ा विरोध है। आप गर्मी में ट्यूबवेल होने से मत रोकिए। आप रिचार्जिंग नहीं कर रहे हैं ना, ट्यूबवेल आदमी खोद रहा है, बहुत से ट्यूबवेल सूखे जाएंगे, लेकिन यही बरसात के सीजन में रिचार्जिंग का काम करेंगे। इस बात को क्यों नहीं समझ में आ रही, मेरे को आज तक इस बात का मलाल हो रहा है कि सब उल्टी उल्टी नीतियां बनाते। अरे जब पानी की जरूरत हो रही है, जब आप पानी नहीं लेने दोगे तो आदमी क्या करेगा? कम पानी से प्रदूषण भी बढ़ेगा। आपका बैलेंस आपको मिलाना पड़ेगा, आपकी पूरी नीति आपको सुधारना पड़ेगी। वाटर रिचार्जिंग की, स्टोरेज की पूरे स्टेटिस्टिक्स लगाना पड़ेंगे। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि कितना कैचमेंट एरिया है, कितना शहर का एरिया है, कितना रेनफॉल है एवरेज, आप गणित लगा ले, इतना पानी आ रहा है, कितनी हमारे को डिमांड है पीने के लिए, काम के लिए, खेती के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और उस पानी को स्टोर करने के लिए अपने पास कितने साधन बनाए। 3 गुना अपने स्टोर होना चाहिए, फैक्टर ऑफ 3 रखना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो यही एक सबसे बड़ा दुख का कारण है। पानी की वैसे कोई कमी नहीं है, आपका ये जो मिसमैनेजमेंट है, इसके कारण हमको कमी महसूस हो रही है। बिल्कुल साफ स्थिति सबके सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर चिंता क्यों नहीं हो रही है, ये अपने आप में और भी चिंतनीय विषय है। मैं अजय सर आपकी तरफ आ रही हूँ। खासतौर पर अगर हम ये देखें कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो रिपोर्ट है, उसमें उज्जैन और भोपाल को काफी चिंताजनक स्थिति में बताया गया है। उज्जैन को तो जैसे कि वेटलैंड कह ही दिया है, लेकिन आप
मानते हैं कि जो प्रयास हो रहे हैं वो नाकाफी हैं या फिर धरातल पर है ही नहीं, और अगर प्रयास अभी नहीं हुए तो काफी दिक्कतें हो जाएंगी। हम आज नहीं समझ रहे, उसके बाद आप योजनाएं बनाएंगे, फसलें जो सूख रही होंगी उनको लेकर आप लोगों की चिंता होगी। पहले जब वक्त है तब क्यों नहीं तैयारी हो रही है? सवाल यही है। पारुल, देखिए, जब गर्मी का मौसम आता है तब पानी का महत्व पता चलता है। और सेंट्रल ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट हर साल आती है। सरकार घड़ियाली आंसू बहाती है और चिंता जाहिर करती है। मुद्दा इस चीज का है कि अभी 2 महीना पहले ही मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन से प्रारंभ किया था जल संरक्षण योजना, जिसमें पुरानी बावड़ी, कुएं, नदी, तालाब, इनका पुनरुद्धार करना था। अब हकीकत यह है कि यह अभियान हर साल सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो जनता को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि आप हर साल जल संरक्षण की बात करते हो, तो हम लोग पहुंचे कहाँ, हम लोग की सफलता कितनी है। हम सेंट्रल ग्राउंड वाटर की यदि बात करें तो इस बोर्ड की अनुमति से ही शहर में या बाहर ग्राउंड वाटर का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। बड़े बड़े बिल्डर्स, मॉल या कई सारे जो डेवलपमेंट के विकास की योजना है उनमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर की एनओसी लगती है। उसकी एनओसी जब लगती है तो उसमें शर्त रहती है कि आप ग्राउंड वाटर यूज करोगे तो आप रिचार्ज करने की भी जिम्मेदारी है, आप हरे वृक्ष लगाओगे और आप पानी का सुरक्षा मतलब एक समझदारी से उपयोग करोगे। लेकिन मैं ये देखता हूं कि हकीकत में कहीं भी सेंट्रल ग्राउंड वाटर को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। यदि कोई उसकी शर्तों का पालन नहीं कर रहा है तो इसका दंड क्या है, एक। दूसरी बात, हम ग्राउंड वाटर से पहले हम सरफेस वाटर को खत्म कर चुके हैं। सरफेस वाटर जो है, आप नदी, तालाब देखिए, इनका दुरुपयोग होता है, अवैध खनन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। तो हम सरफेस वाटर को यदि पहली प्राथमिकता के साथ यदि बचाते हैं, नदी, नाले, तालाब, कुएं, बावड़ी, तो निश्चित तौर पर भूजल का उपयोग कम होगा, उसका दोहन कम होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम नौटंकी या ज्यादा करते हैं कि जल संरक्षण की योजनाएं खूब चलती हैं, विज्ञापन खूब आते हैं, लेकिन अंतोगत्वा परिणाम क्या निकल रहा है, सफलता कहाँ नहीं मिल रही, इस पर सरकार को बहुत सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। हमने तो पानी का दुरुपयोग किया है, सरफेस वाटर, नदी, नाले और ग्राउंड वाटर, लेकिन भविष्य वाली पीढ़ी को यदि आप ये भी नहीं दे पाएंगे, इससे बुरी स्थिति देंगे, तो उसकी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। लाभ जरूरी है, लेकिन इन सलाहों पर कितनी गंभीरता है प्रशासन की, सिस्टम की, ये जरूरी है। आइए, मेरे सहयोगी योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, इंदौर की बात करें, महू की बात करें, क्रिटिकल अति दोहित क्षेत्र, उसके बावजूद भी ऐसे प्रयास दिख रहे हैं कि पानी को बचाने के लिए, पानी को सहेजने के लिए कोई प्रयास हो रहे हों। कई सारी चीजें हैं जिनको कागजों पर तो हम देखते हैं, जल गंगा संवर्धन अभियान, अटल भूजल, अमृत सरोवर, बोरिंग पर प्रतिबंध, लेकिन अगर उसके बावजूद भी इंदौर वेटलैंड है, इंदौर अति दोहित क्षेत्रों में से है, तो काफी चिंताजनक है। देखिए पारुल, मैंने अभय अजय जी की बात सुनी, अशोक मेहता जी की बात सुनी है। सबसे बड़ी चीज तो क्या है कि इंदौर में जो भूजल स्तर बहुत ज्यादा, मध्य प्रदेश का सबसे कम भूजल स्तर वाला क्षेत्र इंदौर है। और अभी की स्थिति में जो भूजल स्तर है वो लगभग 50 मीटर के नीचे चले गया, यानी 50 मीटर, यानी कि 160 से लेके 165 मीटर तक आपको पानी नहीं मिलेगा जमीन में। पहले क्या होता था कि हम जब बोरिंग करवाते थे तो ये होता था कि हमें 100-125 पर पानी मिल जाता था, लेकिन अब की स्थिति में 160% तक आपको पानी नहीं मिलना बोरिंग करवाने पर, अगर जमीन में भूजल स्तर की बात करें तो इसके लिए अब सबसे बड़ी जो प्रमुख चीजें हैं वो इंदौर का लगभग 73% क्षेत्र जो है अति दोहित, यानी कि हम लगभग 117% अधिक दोहन कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास जितना पानी नहीं आ रहा उससे ज्यादा हम 117%, यानी कि हमारे पास अगर 100% पानी तो हम 117% खर्च कर रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कितना अधिक हम अत्यधिक खर्च कर रहे हैं। और ये स्थिति इंदौर शहर के और इंदौर शहर के आसपास की बात करें, हम बात करें तो इंदौर से जो उज्जैन रोड सुपर कॉरिडोर, जो नया क्षेत्र डेवलप हो रहा है, जो बड़ी
जहाँ पर बड़े स्तर पर भवन बन रहा है, अभी तो रेसिडेंशियल हुआ भी नहीं है। और अभी उसी क्षेत्र में वो सुपर कॉरिडोर उज्जैन अभी जो है वो ग्राउंड लेवल जो नीचे चले गया है, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चले गया, यानी कि आने वाले समय में जो रहवासी क्षेत्र बन जाएंगे वहां तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। और ये स्थिति पूरे शहर में और सबसे अधिक बाईपास क्षेत्र में है। इसके अलावा इंदौर का जो मैंने भी एनालिसिस किया, उसमें विजयनगर क्षेत्र में लगभग जो सामान्य हम बात करते हैं इस वक्त जो गैप 35 से 40 जो फीट नीचे चले गया, सुदामा नगर में 40 से 45 फीट नीचे चले गया है। और सबसे ज्यादा स्थिति खराब विधानसभा 1 में है, यानी कि बाणगंगा और भागीरथपुरा का क्षेत्र है वो लगभग 60 फीट नीचे अभी की वर्तमान स्थिति में, यानी हम 60% पिछले वर्ष से अभी और नीचे चले गए, यानी कि आप समझ सकते हैं कितना। अब रही बात प्रयासों की, तो जो अशोक मेहता जी और अजय जी बैठे हुए हैं, सामाजिक संगठन है, सामाजिक सेवा करते हैं और ये कहीं ना कहीं प्रशासन से और सरकार से जुड़े, तो क्या इन लोगों ने कभी इस विषय को लेकर आवाज उठाई? हमारे घर अगर महापौर आता तो हम सम्मान करते, हार माला पिलाते, लोग चले आते, लेकिन कभी उन लोगों से इस विषय में चर्चा नहीं की। नहीं, मैंने देखा कि इंदौर के सामाजिक संगठन इस विषय को लेकर ऐसा प्रयास करते हैं या ऐसे अभियान चलाते हैं। इंदौर में सबसे बड़ी जो एक प्रमुख चीज होना चाहिए, वो कई सालों से ये लगातार प्रयास भी कर रहा है लेकिन उसका धरातल पे कोई परिणाम नहीं दिख रहा, यानी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि हम अगर छत से, अशोक जी, छत से अगर हम पानी का अगर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है उसका अगर सिस्टम अगर हम नियम ही बना दे, बहुमंजिला इमारत तो मैंने कहीं नहीं देखा। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ बड़े 100 से 200 150 फ्लैट, लेकिन मैंने कभी भी उसमें वाटर रिचार्जिंग का सिस्टम नहीं देखा। नगर निगम अभी जो पुराने बोरिंग से या पुराने जो कुएं हैं उनको लेकर जो है वो लगातार वो रिचार्जिंग के सिस्टम बना रहे, लेकिन जहां पर वाटर बचना चाहिए या सोर्सेज पे हर साल हमको बचना चाहिए वो सोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर, और इसको लेकर नगर निगम कोई प्रयास नहीं कर रहा। मुझे तो पिछले कुछ सालों में लगातार कोई प्रयास नहीं दिखा हार्वेस्टिंग के लिए कोई बड़ा प्रयास किया हो, या रूफटॉप वाटर जो बारिश का पानी जो सहेजा जा सके, तो ये प्रयास नाकाफी इंदौर में है। और इसके लिए प्रयास अशोक मेहता जी और अजय शर्मा जी, अजय जी जैसे लोगों को करना पड़ेंगे, तभी जाके इस तरह के प्रयास सफल होंगे। और इंदौर में तो स्थिति बहुत खराब है, कारण मैं बताऊं आपको, अभी वाटर लेवल इतना कम है, नगर निगम टैंकर भेजना, बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास में लगातार सूची भेज रही कि हमें 10 टैंकरों की आवश्यकता है। ये इस तरह का अगर टैंकर चला के हम गर्मी में उसका उपयोग करके उसका जो है फुलफिल कर देंगे तो इसका परिणाम नहीं। अभी वर्तमान में इंदौर में जो है बोरिंग के अलावा सिर्फ एकमात्र साधन है पानी का नर्मदा। अगर हम नर्मदा का भी पूरा दोहन कर लेंगे तो हमें आने वाले समय में क्या पानी मिलेगा। अशोक जी ने जो दुबई की बात करी, जो फॉरेन कंट्रीज की बात करी, वाकई में अगर ये स्थिति वहां जैसी है तो यहाँ आ गई तो हम क्या करेंगे, इस बात का प्रयास किया सकता है। हम और अधिक खर्चे में पड़ जाएंगे, लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ेगा, खरीद के इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसा गुजरात में मैंने कई बार देखा कि लोग खरीद के पानी पीते, नर्मदा वहां पर ऐसा कोई वाटर नहीं है, वहां समुद्र का पानी। तो अगर वहां पर पानी आ रहा है लेकिन हमारे यहाँ जो पानी के सोर्स है हम उसको बचा नहीं पाएंगे। और इंदौर में बिल्कुल नगर निगम न तो प्रयास कर रहा है, पारुल न जिला प्रशासन प्रयास कर रहा, और सबसे बड़ी चीज प्रयास अगर करना है केवल रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अगर सिस्टम को हम मैंडेटरी कर दे, बिल्कुल आवश्यक कर दे, तो शायद इस तरह की स्थिति बनने से ये नियम है लेकिन उसका नियम का पालन होता नहीं है। जितने भी रियल एस्टेट कारोबारी हैं या फिर बिल्डर्स हैं, उनको अगर ये बिल्कुल अनिवार्य तौर पर एक एनओसी जारी करके ही आप इसे पूरा कर सकते हैं, आप बिल्डिंग की परमिशन ही आपको पूरी तब मिलेगी, पेपर्स आपके नगर निगम तभी उसको ऑन करेगी कि आपके पास इस चीज की एनओसी होनी चाहिए। इसका भी जाकर किसी तरह से चेक किया जाए, निरीक्षण किया जाए कि जो दावे कागजों में हो रहे हैं वो असल में कुछ चीजें हैं जिनको देखकर ही करना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में जैसे कि चेतावनी दी जा रही है कि बोरिंग में 200 मीटर पर जाकर आपको धूल मिलेगी, तो फिर धूल वो उन लोगों के चेहरे पर भी है, उन विभाग के लोगों पर भी है जो अब भी नहीं समझ पा रहे। जी मेहता सर। जी, मैं ये बता रहा था, जैसे योगेश भाई ने बोला, मुझे ख्याल है कि एक बार जो प्रतिभा पाल अपने यहाँ कमिश्नर थी, उन्होंने रिचार्जिंग के ऊपर एक मीटिंग बुलाई थी जी, हम लोग भी गए उसमें, पर उनका फोकस इतना था कि आप जो संस्था है लोगों के घरों में ज्यादा से ज्यादा वाटर रिचार्ज लगाओ, लेकिन इंदौर का टोटल रिचार्जिंग फैक्टर के ऊपर कोई चर्चा नहीं की। तो अब ये काम जो नगर निगम और जल विभाग को करना है, हम लोग सलाह देते, मुझे याद है कि हमने जैसे अजय जी ने सरफेस वाटर का कहा, मैंने उनको सलाह दी थी कि आप जो भी हाईवे बना रहे हैं, जो भी मेन बना रहे हैं, तो जो आपका पाथवे है उसके नीचे आप रिचार्जिंग करो तो सरफेस पानी जो है वहीं के मार्फत से नीचे उतरता जाए। या सिटी के एरिया में भी जो बीच में डिवाइडर लगे हुए हैं, उन डिवाइडर के बीच में भी आप बोरिंग करा के आप जगह जगह हर 50 मीटर पे आप बोरिंग करा के रख दे तो रिचार्जिंग का हो जाएगा, तो आपका सरफेस वाटर कलेक्ट हो जाएगा।
ये सबसे जरूरी है। मैं यही कह रहा हूँ कि पानी आपके पास बहुत है, आप गणित सिर्फ इतना लगाओ कि हमें उसको कैसे स्टोर जमीन के नीचे पहुंचाना है। जी प्लांटेशन के जरिए, रिचार्जिंग के जरिए, छोटे छोटे तालाब जो खत्म करे उनको फिर से जीवित किया जाए, नदी नाले ये कुएं बावड़ी इनकी पूरी सफाई करी जाए और इनमें पानी जा सके ऐसी व्यवस्था करें। जहां आपके हैंडपंप है उसके आसपास आप रिचार्जिंग, रियल का रिचार्जिंग करें। ये अभी जो रिचार्जिंग हो रहे हैं कारपोरेशन के, आधे से ज्यादा नकली हो रहा है और पैसे का वेस्टेज हो रहा है। तो वो करें तो आप जितना जमीन जो बरसाती पानी है जमीन के अंदर जाएगा, जी वो आपको फिर ये समस्या से मुक्ति मिलेगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में 400 450 फीट का बोरिंग भी सूखा है। और हैंडपंप का तो आप बात ही मत करो, क्योंकि 150 200 फीट 180 फीट से ऊपर तो हैंडपंप चलेगा भी नहीं, हम्म वो तो कुछ मतलब ही नहीं है। इन सब बात का ध्यान रखना। और इसके लिए जिम्मेदार बोर्ड कौन है? आज जैसे हम प्रयास करें, चलिए हमको किस मीटिंग में, आज तक कारपोरेशन ने या जल बोर्ड ने कोई मीटिंग ही नहीं बुलाई कि हमें क्या करना है। और मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार नगर निगम अधिकारी एक बार आंकड़े तो बता दे कि इंदौर का इतना क्षेत्र है, इतना पानी आ रहा है तो इतना पानी आता है और हमारा कितना कंज्यूम हो रहा है, सिर्फ वो आंकड़े निकाल लेंगे तो इनको मालूम पड़ जाएगा कि हमको क्या प्रयास करना है स्टोरेज के। स्टेटिस्टिक्स आपका परफेक्ट होना जरूरी है। बिल्कुल। अब भाई सर, क्या हमारे जो कृषि है उसमें भी हम कोई चेंजेस कर सकते हैं क्या अपने पानी को सहेजने के लिए? क्योंकि ऐसे फसलें जो पानी ज़्यादा लेती हैं उनकी जगह हम मिलेट्स का अगर हम बोएं तो क्या इससे भी कोई परिवर्तन होगा? आप अपनी राय बाकी बातों पर भी दीजिएगा जी। ठीक है, शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं अभय जी। परुण जी, इस जी मामले में मैं बताऊं कि जैसे आपने बोला कि आप फसल बदल दो, ये बदल दो, जी सर। भाई हम अपना जीवन शैली कैसे बदलेंगे? हम्म मेरा ये प्रश्न है कि हम उस कमी को दूर करने का प्रयास पे लगे, बनिस्बत अपने जो आवश्यकता है उसको खत्म करें। हम्म जितना आवश्यक है उतना लगेगा। अच्छा, कृषि के लिए आपका आजकल क्या है कि आप खेतों में साइड में ड्रेन बनाई जाती है ताकि जो सर की जो अपने फसल के साधन है वो एक साथ पानी छोड़ने के, स्प्रिंकलर वाले नहीं है। हम्म आपका पानी वैसे भी बहुत वेस्ट होता है और वो वापस जमीन के नीचे जाता है और वो कहीं भी बह जाता है। उसके लिए आपको ट्रेंच खुदवा लें और जी वहीं एक पौंड बनाएं। जितने जी भी सर। बड़े खेत हैं वहां पे उस पौंड में पानी इकट्ठा होता रहे तो वो पानी वापस यूज आ जाए। शहरों में मल्टियों में जैसे आपने बताया कि सेप्टिक टैंक होते हैं ना, तो उस पे एसटीपी आवश्यक होना चाहिए। एसटीपी लगेगा तो वही पानी फिल्टर होके कम से कम आप साफ सफाई और प्लांटेशन में वापर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, पर इसके लिए जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी और ईमानदारी इच्छा के शक्ति साथ। ये दिखाई नहीं दे रही सर, इसी वजह से तो आज चर्चा करनी पड़ रही है और रिपोर्ट जो सामने आ रही है वो अब डराने वाली है। ठीक है अभय सर, प्लीज कहिए। अजय सर। हाँ, देखिए, ग्राउंड वाटर बचाना है तो सरफेस वाटर का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रकृति से अनुशासित होना पड़ेगा। कुछ दिनों में बारिश आ रही है, सरकार युद्ध स्तर पर बढ़ती हुई आबादी के मद्देनजर जो एक भवन निर्माण की अनुमति में ये हुआ था कि अब जो भी भवन निर्माण करेगा, घर बनाएगा, उसको रजिस्ट्री कराते समय ये शर्त होगी कि कुछ पौधे लगाएगा, वृक्ष, और रिचार्ज करने की व्यवस्था बनाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसको क्रॉस चेक किया जाए और सरकार स्कूल कॉलेज वालों के बच्चों की मदद से ग्राउंड वाटर की प्रति जागरूकता करे, क्योंकि ग्राउंड वाटर एक लिमिट के बाद यदि आप उपयोग करते हो तो वो शरीर के लिए हानिकारक होता है और वो कई गंभीर बीमारियों को भी जन्म देता है। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बेहद ही गंभीर और आप हमसे सभी से जुड़ा हुआ ये मामला है, लेकिन न जाने क्यों उस पर इतनी ढिलाई क्यों बरती जा रही है। नियम होने के बावजूद भी नियमों का पालन नहीं होता, व्यवस्थाएं और योजनाएं होने के बावजूद भी उन योजनाओं को हम धरातल पर पूरा होते हुए नहीं देख रहे हैं। उज्जैन इंदौर क्रिटिकल कंडीशन में है, अति दोहित क्षेत्र, वहां तो पानी ही नहीं है। इंदौर में तो 200 मीटर पर अगर धूल ही महज मिलने लगे आपको जाके तो फिर क्या कीजिएगा। कई बार तो 450 फीट पर भी कई इलाकों में ऐसा है जहां पानी नहीं मिलता है। क्यों प्रशासन इसको लेकर इतनी ढिलाई बरत रहा है? आने वाले समय में पानी नहीं होगा तो पानी तो आपको ही देना पड़ेगा। राइट टू वाटर भी हमारा अधिकार है और ऐसे में प्रशासन अगर इसमें भी ढिलाई बरतता है, क्योंकि कई उपाय दिए जा रहे हैं, बैठक के लंबे समय से विभाग की नहीं हुई है, जैसे कि अभी सर भी बता रहे थे, मेहता जी भी बता रहे थे।
तो लंबे समय से बैठक ही नहीं हो रही है, यानी आपके जहन में इस विषय को लेकर चिंता ही नहीं है। पानी नहीं होगा तो लोगों को जीवन कैसे देंगे? अस्पतालों में जब सिर्फ आपके पास बॉटल्स ही रह जाएंगे चढ़ाने के लिए, तब किसे क्या जवाब देंगे? इसलिए अभी जागने की जरूरत है। आने वाले सीजन में बारिश का मौसम है, हम इस पानी को जितना सहेज सके, जितना जमीन तक पहुंचा सके, भूजल स्टोर कर सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आने वाले समय में हम अपनी पीढ़ियों को सूखा ड्राई लैंड ना देकर जाएं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।